नमस्कार दोस्तों, तूलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे हमने पिछले अंक में देखा था, भारतीय ऐतिहासिक कालीन जो कला है उसका भाग एक, आज हम भाग दो लेके आए हैं, जिसमें हम मौर्य, कुषाण, शुंग और जितने भी राजवंश हुए हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न कला के क्षेत्र में बनते हैं उन पर हम बात करेंगे। और हमने पिछले अंक में 15 क्वेश्चनों को देखा था और आज हम उसी क्रम में आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता था? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विकल्प, राजा के दरबार हेतु, निवास हेतु, उपासना हेतु या विश्राम हेतु। तो जो स्तूप बने हैं उनका जो निर्माण किया जाता था वो बेसिकली उपासना हेतु किया जाता था। वहाँ पर जितने भी उस समय जो बौद्ध भिक्षु थे, जैसे कि गौतम बुद्ध या उनके जितने भी शिष्य थे, उनकी जो अस्थियां थी या उनसे संबंधित जो भी चिन्ह होते थे उन्हें स्तूपों में रखा जाता था। और यहाँ पर जो उस धर्म को मानने वाले होते थे, जो अनुयायी होते थे, वे एक तीर्थ स्थल की भांति उन स्तूपों का तीर्थाटन करते थे और वहाँ पर जाके ठीक उसी प्रकार जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, ठीक वैसे ही वो वहाँ पर अपनी जो आत्मिक शांति के लिए प्रार्थनाएं करते थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उपासना हेतु। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन कला को किस श्रेणी में रखा जाता है? और विकल्प देखिए, जनजातीय कला, राजकीय कला, लोक कला और जो ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मौर्यकालीन कला है उसे रखा जाता है राजकीय कला की श्रेणी में। अब यहाँ पर जो राजकीय कला है वो इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये जो राजा थे, मौर्यकालीन सम्राट अशोक और उनके परवर्ती जो राजा थे, वे अपनी जो राजकीय आज्ञाएं थी या राजकीय जो संदेश होते थे उनके प्रसार और प्रचार के लिए लाठ, स्तंभ, स्तूप या जितने भी ये कह सकते हैं कि उनके राज चिन्हों से संबंधित जो भी कलाएं उस समय निर्मित की गई, इसलिए इस कला को राजकीय कला का दर्जा दिया जाता है। आपने देखा भी होगा कि मौर्य काल में जो भी उपदेश होते थे प्रजा के लिए राजा की ओर से, उनको जो है शिलालेखों में स्थान दिया जाता था, उनको लाटों में और स्तंभों में स्थान दिया जाता था। और जो भी उस समय राजकीय चिन्ह होता था वो भी उस पर खुदा होता था या उस पर निर्मित होता था। तो इसलिए मौर्यकालीन कला को राजकीय कला की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक का निगाली सागर स्तंभ शिलालेख किस देश में स्थित है? और विकल्प देखिए, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो अशोक का निगाली सागर स्तंभ शिलालेख किस देश में स्थित है ये पूछा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है नेपाल में। और हम सबको मालूम है कि मौर्य जो शासन था वो काफ़ी विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। अफगानिस्तान, ईरान तक मौर्य साम्राज्य का प्रसार हुआ था, फैलाव था। इसलिए हमें अशोक के स्तंभ नेपाल, भारत, श्रीलंका, यहाँ तक कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में भी मिलते हैं। और कुछ शिलालेख और स्तंभ हमें चीन में भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर निगाली सागर स्तंभ के बारे में बात की गई तो इसलिए निगाली सागर जो है वो नेपाल में स्थित है। तो विकल्प ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर किसकी आकृति बनी होती है या बनी होती थी? ठीक है, तो अशोक स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृति बनी होती है? और विकल्प देखिए, पक्षियों की, पशुओं की, देव की या सम्राटों की। तो यहाँ पर अशोक स्तंभों के शीर्ष पर आकृति जिस चीज़ की बनी होती है वह है पशुओं की। तो आपने देखा होगा कि जितने भी अशोक स्तंभ है उन पर या तो सिंह की आकृति है या वृषभ यानी कि बैल की आकृति है, कहीं कहीं घोड़े की आकृति भी है और कहीं पर हाथी की आकृति भी उत्कीर्ण की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है पशुओं की आकृति अशोक स्तंभों के शीर्ष पर बनी होती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? और विकल्प देखिए, थाईलैंड, जावा, भारत और चीन। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जिस देश में स्थित है या कहाँ स्थित है ये पूछा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाता है जावा। और जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है वो जावा में स्थित है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इन प्रश्नों को भी ध्यान में रखिए जो फ्रीक्वेंटली बार बार हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये प्रश्न भी याद रखना होगा कि सबसे बड़ा स्तूप जो है जावा में स्थित है। अगला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ये प्रश्न हालांकि बहुत ही सरल है, लेकिन ये भी पूछ लिया जाता है। और विकल्प देखिए, कालसी शिलालेख, इलाहाबाद शिलालेख, सारनाथ स्तंभ या सांची स्तूप। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है, वो लिया गया है सारनाथ स्तंभ से। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि हर जो भी राजकीय चिन्ह होते हैं उनमें सारनाथ से लिया गया अशोक स्तंभ मुख्य रूप से बना होता है। इसी से यह पता चलता है कि ये भारत सरकार का है या राज्य सरकारों का है। ठीक है, तो राज्य सरकारों में भी कुछ राज्य सरकारों ने अपने जो चिन्ह बनाए हैं उनमें अशोक स्तंभ को भी स्थान प्रमुखता से दिया है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का प्रथम ऑन साइट म्यूजियम कौन सा है? ठीक है, अब ये ऑन साइट म्यूजियम क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले विकल्प देख लेते हैं। सारनाथ संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय। तो भारत का प्रथम ऑन साइट म्यूजियम जो है वो है सारनाथ संग्रहालय। अब देखते हैं कि सारनाथ संग्रहालय को ऑन साइट म्यूजियम क्यों कहा गया है। ऑन साइट म्यूजियम का अर्थ होता है कि जो वस्तु जहाँ से प्राप्त होती है उसको उसी जगह पर एक म्यूजियम बना करके सुरक्षित रख लिया जाता है। हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी चीज़ें प्राप्त हुई है वहाँ से, उनमें से जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, चाहे वो कांसे की नर्तकी हो या वहाँ से मिलने वाली बैलगाड़ी हो या मिट्टी के पात्र हों, उनको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। कुछ चीज़ों को अलग अलग संग्रहालयों में, देश के अलग अलग संग्रहालयों में भी भेजा गया है। इसलिए वहाँ पर कोई ऑन साइट म्यूजियम सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं बनाया गया। लेकिन सारनाथ में जो भी चीज़ें, सारनाथ के आसपास जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं खुदाई में, उनको सारनाथ में ही एक म्यूजियम बना करके रख लिया गया है। इसीलिए सारनाथ संग्रहालय को ऑन साइट म्यूजियम कहा जाता है और भारत का ये पहला ऑन साइट म्यूजियम है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर विकल्प देखिए, गुप्त शैली में, चोल शैली में, पाल शैली में या गांधार शैली में। तो आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है गुप्त शैली। तो आप अगर गुप्त शैली में भवनों को देखेंगे या वास्तुकला में देखेंगे या मूर्तियों की जो चौकी है उसमें देखेंगे या चित्रों में देखेंगे, तो आपको आलेखन का प्रयोग बहुलता से मिल जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है गुप्त शैली। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पकी हुई ईंटों से बना प्रथम मंदिर कौन सा माना जाता है? और विकल्प देखिए, मोढेरा, तंजावुर, भीतरगांव और राम मंदिर अयोध्या। ठीक है, पकी हुई ईंटों से बना प्रथम मंदिर कौन सा माना जाता है? इसका जो सही उत्तर है वह है भीतरगांव। ठीक है, तो भीतरगांव के मंदिर को पकी हुई ईंटों से बना हुआ पहला मंदिर माना जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे मोढेरा का या राम मंदिर या तंजावुर, इसमें पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये पत्थरों से बनाए गए हैं। 25वां प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पर प्राप्त हुआ? अब देखिए विकल्प, लोमस ऋषि गुफा, भाजा गुफा, शित्तनवासल गुफा और कार्ले गुफा। तो भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार हमें लोमस ऋषि गुफा में प्राप्त हुआ था। आप देख रहे होंगे लोमस ऋषि गुफा का ये प्रवेश द्वार है जिसे उस समय पत्थरों से काट करके मेहराब युक्त बनाया गया है। और बाद में जब सल्तनत काल हो जाता है, जब बाहर से हमारे यहाँ काफ़ी आक्रमणकारी जब आ गए थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर मेहराब युक्त द्वारों का निर्माण शुरू कर दिया था। आपने देखा होगा महलों में, किलों में जो द्वार बने होते हैं वो मेहराब युक्त ही बनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है मेहराब युक्त द्वार लोमस ऋषि गुफा में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन, प्रयाग, ऋषिपत्तनम, काशी और पाटलिपुत्र। तो सारनाथ का प्राचीन नाम है ऋषिपत्तनम। इसे एक अन्य नाम मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जहाँ पर शहरों के प्राचीन जो नाम थे वो क्या रहे होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र को कहाँ से अंगीकार किया गया है? ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है। हालांकि ये बहुत ही सिंपल आपको लग रहा है, लेकिन कई बार इस तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं प्रश्न कि हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारतीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र को अंगीकार किया गया है
सारनाथ के स्तंभ से। तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है। और सारनाथ स्तंभ यानी कि जिसे हम सिंह स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, लॉइन कैपिटल के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर भी हमने विस्तृत रूप से अपने चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है। और आप सारनाथ स्तंभ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे परीक्षा में, उनसे संबंधित जो आपको जो भी जानकारी चाहिए, आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के बारे में पूरी जानकारी दी है कि उसे कब खोजा गया था और क्यों उसे राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, वहाँ से भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की खोज किसने की थी? और विकल्प देखिए, कनिंघम, जेम्स प्रिंसपे, डेंजरफील्ड और फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल। तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की खोज जो की थी वो की थी फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल के द्वारा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जेम्स प्रिंसपे जो है उसने सबसे पहले अशोक की शिलाओं में लिखे हुए संदेशों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। डेंजरफील्ड ने बाघ की गुफाओं की खोज की थी। और जो कनिंघम थे, इनका संबंध भारतीय आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी से रहा है और इन्होंने भी काफ़ी सारी खोजें की हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? अब विकल्प देखिए, मथुरा, गांधार, महाबलीपुरम और जो विकल्प डी है, विकल्प ए व बी। तो कुषाण काल में मूर्तिकला के जो प्रमुख केंद्र रहे हैं वो केंद्र रहे हैं, दो प्रमुख केंद्र हैं, जिनमें मथुरा और गांधार ये प्रमुख हैं। गांधार जो अब अफगानिस्तान में है और मथुरा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दोनों जगहों पर मथुरा और गांधार कुषाण काल में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। अगला प्रश्न है, रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? और देखिए विकल्प, राष्ट्रपति भवन में, भारत भवन, त्रिमूर्ति भवन और आनंद भवन। तो रामपुरवा बुल कैपिटल जो आज स्थित है वर्तमान में, वो स्थित है राष्ट्रपति भवन में। तो आपने अगर कई फोटो में देखा होगा तो राष्ट्रपति भवन में एक बुल कैपिटल की मूर्ति रखी हुई है, वो जो है रामपुरवा से प्राप्त की गई थी और वर्तमान में उसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है विकल्प ए। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, मौर्य काल की कला का उत्कृष्ट कला नमूना है। अब यहाँ पर देखिए विकल्प, गुहा निर्माण यानी कि गुफा निर्माण, स्तूप, राजप्रसाद यानी कि महल और डी स्तंभ। तो आपको बताना है मौर्य काल की कला का उत्कृष्ट नमूना किसे माना जाता है। और हमारे पिछले अंक का प्रश्न है, सारनाथ का धमेक स्तूप किस राजवंश ने बनवाया था? इसका सही उत्तर है गुप्त वंश ने। तो इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब दिया है धर्मेंद्र कुमार जी ने, लोकेंद्र भट्ट जी ने, रेशमा जी ने, नितिन सैनी जी ने। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने प्रश्न का सही जवाब दिया। बाकी दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि वे भी प्रयास करें प्रश्नों के उत्तर देने का। तो आज के अंक में हमने देखा कि मौर्य काल में और अन्य जितने भी राजवंश हमने इसमें देखे कि उनके समय में कला के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए। आपको आज का अंक कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप उन टॉपिक्स के बारे में भी बताइए जिनमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, उन प्रश्नों के बारे में भी हमें कमेंट कीजिए जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिल रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगर आपको आज का अंक अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही में अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन करके रखिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो अगले अंक में मिलते हैं बाकी प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।